जीरेक बेटा मौजूद है? जी सर, आ गया। समझ आ गया? क्लियर क्लियर है? सर, तो अगर हमारे पास एक डेटाबेस है विद अ लॉट ऑफ डाटा और जब हम उसके अंदर कोई कॉलम ऐड करते हैं तो हमें उसका हर जैसे एम्प्लॉइज़ हैं हमारे पास, अगर 108 एम्प्लॉइज़ हैं तो हमें हर एम्प्लॉयी का इंडिविजुअल डाटा एंटर करना पड़ेगा। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। अगर ठीक है। ऐसा हो गया तो फिर जब हमारे पास ऑलरेडी स्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद नहीं था, मतलब पहले से स्ट्रक्चर मौजूद था, उसके अंदर हम लोग नई एडिशन करते हैं, जी, क्योंकि हमारे पास ये वाला डेटा ऑलरेडी मौजूद है, तो जी सर। इसके साथ हमें अलोंग साइड दूसरा डेटा हमें फिर फिल करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एवरी इंडिविजुअल रिकॉर्ड। हम लोग ठीक को है। अलग अलग उसकी एंट्री करनी पड़ेगी। जी सर। ठीक है? थैंक जी सर। क्लियर है यहाँ तक सबको? लैब नंबर 6। जी सर। गुड है। लैब नंबर 7 की तरफ आ जाते हैं, और लैब नंबर 7 हमारी बहुत छोटी सी है और इंटरकनेक्टेड है लैब नंबर 6 से। ठीक है? कंस्ट्रेंट्स होते क्या है? कंस्ट्रेंट्स बेसिकली होती हैं बाउंड्रीज। ठीक है? बाउंड्रीज किस तरह से कि मैं विद रिस्पेक्ट टू कॉलम या विद रिस्पेक्ट टू रो अगर मैं कोई कंस्ट्रेंट अप्लाई करता हूँ, तो वो कॉलम बाउंड हो जाएगा कि अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर एरिया या बाउंड्री जो मैंने उसकी सेट की हुई है, या जो पैरामीटर मैंने उसके सेट किए हुए हैं, उसके अंडर अगर मेरे पास वो रिकॉर्ड आ रहा है तो वो उसी को अलाउ करेगा, एल्सवेयर वो उसको अलाउ नहीं करेगा। अब मेरे पास जो कंस्ट्रेंट्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक डोमेन लेवल कंस्ट्रेंट्स होते हैं और एक एंटिटी लेवल कंस्ट्रेंट्स होते हैं। ठीक है? ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है कि डोमेन लेवल कंस्ट्रेंट क्या होते हैं या एंटिटी लेवल कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं। जो हम लोग प्रैक्टिकली यूज कर रहे होंगे उसके नाम हम लोग जो है, मैं इसके बाद बता देता हूँ आपको, तो वो कुछ चार तरह के होंगे कंस्ट्रेंट्स जो कि हम लोग यूज कर रहे होंगे। बस जस्ट फॉर द सेक ऑफ थियोरेटिकल ओवरव्यू, हम लोग डोमेन लेवल कंस्ट्रेंट्स और एंटिटी लेवल कंस्ट्रेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। कि डोमेन लेवल कंस्ट्रेंट ऐसे कंस्ट्रेंट्स होते हैं जो कि पूरे कॉलम के ऊपर अप्लाई हो रहे होते हैं, और वेराज अगर एंटिटी लेवल कंस्ट्रेंट्स की मैं बात करूँ तो वो रो लेवल के ऊपर अप्लाई हो रहे होते हैं। लेट सपोज कि अगर मैंने किसी कॉलम को यूनिक रखना है, पूरे कॉलम को यूनिक इन द सेंस कि उसके अंदर जो वैल्यूज आ रही हैं वो रिपीट ना हो। जैसे आप लोग फूड पांडा पे अगर कॉल करो तो, या किसी रेस्टोरेंट पे कॉल करो और आप अगर आपने उससे पहली मरतबा डील नहीं करे, दूसरी मरतबा या तीसरी मरतबा, पांचवी मरतबा, इवन दराज पे भी अगर आप उसके कॉल सेंटर में कॉल करो, तो वो अगर आपने पहले से शिपमेंट ली हुई हो, तो वो और उनके पास आपकी डिटेल्स मौजूद हो, तो वो आपको विद रिस्पेक्ट टू आप, क्योंकि कॉन्टैक्ट नंबर यूनिक है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर किसी दूसरे के पास नहीं हो सकता, किसी दूसरे के नाम के अगेंस्ट रजिस्टर नहीं हो सकता, तो वो बाय नेम आपको कॉल आउट करते हैं। आपका नंबर डुप्लीकेट नहीं हो रहा होगा कहीं पर भी उनके कस्टमर डिटेल्स के अंदर, तो बेसिकली आपको आपके नाम से बुला रहे होंगे। ऐसे ही कुछ और भी कंस्ट्रेंट्स हो सकते हैं। वेयर अगर एंटिटी लेवल कंस्ट्रेंट की मैं बात करूँ तो यूनिक क्या है, एक डोमेन लेवल कंस्ट्रेंट है। वेयर अगर एंटिटी लेवल कंस्ट्रेंट की मैं बात करूँ तो मैं ये कहता हूँ कि इस रो के अंदर, इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट या इस रो में, इसकी वैल्यू 10 के 10 से ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, या इक्वल टू 10 होनी चाहिए, या लेस देन इक्वल टू 10 होनी चाहिए, या 10 से नीचे नहीं जानी चाहिए। उसका लीस्ट प्राइस जो है, एलसी जो खुलती है, वो हमारे पास 25 से नीचे नहीं होनी चाहिए। तो ग्रेटर देन इक्वल टू का अगर कंस्ट्रेंट हम लोग अप्लाई करना चाहें तो वो हमारे पास एंटिटी लेवल कंस्ट्रेंट होते हैं। अब डोमेन लेवल कंस्ट्रेंट और एंटिटी लेवल कंस्ट्रेंट होते कौन से? डोमेन लेवल कंस्ट्रेंट के अंदर अगर हम बात करें तो वो हमारे पास क्या कहते हैं, प्राइमरी की का कंस्ट्रेंट है, फॉरेन की का कंस्ट्रेंट है। वेयर एज एंटिटी लेवल कंस्ट्रेंट की अगर मैं बात करूँ तो वो हमारे पास चेक का कंस्ट्रेंट है। ठीक है? फॉरेन की, प्राइमरी की हो गया, और चेक का कंस्ट्रेंट। ठीक है? ये हमारे पास एंटिटी लेवल के कंस्ट्रेंट के अंदर आता है। एक नल का कंस्ट्रेंट भी होता है कि अगर कोई कॉलम को मैं नल रखना चाहूँ। ठीक है? अच्छा, जब मैं कंस्ट्रेंट्स की बात कर रहा हूँ तो मेरे पास जो चार कंस्ट्रेंट्स जो मैंने आज की लैब के अंदर कंसिडर करने या पढ़ने हैं, समझने हैं, वो हमारे पास चार कौन से हैं? एक हमारे पास प्राइमरी की एट्रीब्यूट है, प्राइमरी की कंस्ट्रेंट है, एक हमारे पास फॉरेन की कंस्ट्रेंट है, और एक हमारे पास यूनिक की कंस्ट्रेंट है, और एक हमारे पास लास्टली चेक का कंस्ट्रेंट है। ठीक है? जो हमारे पास फर्स्ट कंस्ट्रेंट है,
प्राइमरी की कंस्ट्रेंट का, प्राइमरी की बेसिकली क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टी हम लोग फर्स्ट लैब से डिस्कस करते आ रहे हैं, होपफुली आप लोग को अब तक याद हो चुकी होगी कि प्राइमरी की कंस्ट्रेंट बेसिकली अगर हम किसी एट्रीब्यूट के ऊपर अप्लाई करते हैं तो वो एट्रीब्यूट की वैल्यूज ना तो वो नल रह सकती हैं और ना ही वो डुप्लीकेट हो सकती हैं विद रिस्पेक्ट टू दैट कॉलम। सही है? किस तरह से? मेरा ये मैं ड्रॉप कर देता हूँ या मैं एक और एप्लीकेशन एक और टेबल क्रिएट करता हूँ। मैं क्रिएट टेबल emp अंडरस्कोर न्यू के नाम से मैं टेबल क्रिएट कर रहा हूँ। मेरा एट्रीब्यूट है एम्प्लॉय नंबर, और अगर मुझे इस एम्प्लॉय नंबर को प्राइमरी की बनाना है तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, मैं सिंपली उसकी टाइप जो कि मुझे डिफाइन करनी है वो मैं डिफाइन करूँगा और उसके आगे उसका कंस्ट्रेंट डिफाइन कर दूंगा प्राइमरी की। ठीक है? ये एट्रीब्यूट इटसेल्फ इस टेबल के अंदर प्राइमरी की बन जाएगा। और प्राइमरी की प्रॉपर्टीज हम लोग अगेन एंड अगेन डिस्कस करते चले जा रहे हैं कि प्राइमरी की कौन सी होती है। एक ऐसा एट्रीब्यूट जो कि नल नहीं रह सकता, एक ऐसा एट्रीब्यूट जो कि जिसकी वैल्यू रिपीट नहीं हो सकती थ्रू आउट द कॉल। ठीक है? इसी तरीके से अगर मैं एम्प्लॉय नेम रख देता हूँ, मैं उसकी वर्ड वैल्यू रखता हूँ और ये मेरा जो टेबल है वो यहाँ पे एंड हो गया। टेबल क्रिएट हो चुका है। अब अगर आप डिस्क्राइब करूँगा मैं इस टेबल को, तो बच्चों आपने एक किसी बच्चे ने सवाल पूछा था, सर ये नल क्या लिखा हुआ आ रहा है? तो अगर यहाँ पे देखो तो ये नॉट नल लिखा हुआ आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने इसको यहाँ पे स्पेसिफाई किया हुआ है कि ये प्राइमरी की है, तो ये एट्रीब्यूट की वैल्यू कभी भी नल नहीं हो सकती। क्रॉस चेक कर लेते हैं हम लोग। मैं इसके अंदर डेटा इंसर्शन की अगर बात करूँ, इंसर्ट इनटू emp अंडरस्कोर n और कहता हूँ एम्प्लॉय नंबर के अंदर क्या वैल्यू जानी चाहिए और एम्प्लॉय नेम के अंदर रिस्पेक्टिवली क्या वैल्यू जानी चाहिए। तो मैंने कॉलम नेम्स पहले डिफाइन की, उसके बाद कीवर्ड स्पेसिफाई किया वैल्यूज का, एंड नाउ आई एम स्पेसिफाइंग null as employee number and null as employee name. Just look what the error suggests. Cannot insert null into Scott के स्कीमा के अंदर एम्प्लॉय अंडरस्कोर एम्प्लॉय के टेबल के अंदर उसके एम्प्लॉय नंबर के एट्रीब्यूट में हम लोग इंसर्शन नल नहीं कर सकते। एम्प्लॉय नंबर नल नहीं हो सकता। नाउ लेट्स जस्ट चेंज व्हाट आई डू इज, क्योंकि ये न्यूमेरिक वैल्यू and I say 1001 and I insert employee name as null। ठीक है? तो क्या वो एक्सेप्ट कर रहा है? बिल्कुल एक्सेप्ट कर रहा है। अब अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम emp अंडरस्कोर n, आप देखो एम्प्लॉय नंबर मेरे पास इंसर्ट हो चुका है। फिर एज जब मैंने क्या कहते हैं एम्प्लॉय नेम को नल डाला तो उसने कोई इशू क्रिएट नहीं किया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अगेन 101 की एंट्री कर रहा हूँ जस्ट टू वेरीफाई कि प्राइमरी की का कंस्ट्रेंट अगर उसके ऊपर अप्लाई हुआ है तो क्या वो करेक्टली अप्लाई हुआ है। सिर्फ उस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ। मैं दोबारा से 1001 की एंट्री करता हूँ। तो नाउ जस्ट लुक एट द एरर, इट हैज चेंज्ड। जब मैंने ऊपर नल एंट्री की थी तब वो क्या कह रहा था कि कैन नॉट इंसर्ट नल इनटू स्कॉट के एम्प्लॉय अंडरस्कोर एन के टेबल में एम्प्लॉय नंबर के एट्रीब्यूट में नल इंसर्शन अलाउड नहीं है। वेयर एज अगर आप यहाँ पे देखो एरर को, तो वो ये कह रहा है यूनिक कंस्ट्रेंट है, स्कॉट सिस्टम का वॉयलेट हुआ है यूनिक कंस्ट्रेंट। यूनिक कंस्ट्रेंट क्या कहता है कि वो वैल्यू यूनिक रहनी चाहिए थ्रू आउट द कॉलम, रिपीट नहीं हो सकती। एंड व्हाट आई जस्ट डिड was repeating a value 1001। वेरीफाई हो गया एक मरतबा। हमें क्या करते हैं, इसको 1002 कर देते हैं, इंसर्शन अलाउ कर दी जस्ट टू वेरीफाई कि मेरा प्राइमरी कंस्ट्रेंट वर्क कैसे करता है या प्राइमरी कंस्ट्रेंट मेरा अप्लाई हुआ है तो वो किस तरीके उसकी प्रॉपर्टीज किस तरह से बिहेव करती हैं। फॉर दैट पर्पस आई मेंशन्ड ऑल दीज केसेस। मेरे पास ये दोनों डेटा वैल्यूज इंसर्शन होंगी। अगर एरर आता है किसी एक एट्रीब्यूट की वजह से भी एरर आता है तो पूरी क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं होती। ठीक है? यहाँ तक की बात क्लियर है? प्राइमरी की का कंस्ट्रेंट क्लियर है?
कोई बच्चा मौजूद है क्लास के अंदर या सब म्यूट करके बैठे? यस सर। यस जी सर, सर। क्लियर है। चल, थैंक यू, आप लोगों का जवाब आया। मुझे लगा मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ कि क्लास के दौरान मुझे ये यस सर का रिस्पॉन्स मिला। अच्छा, की तो एक एट्रीब्यूट हो गया प्राइमरी की का। अब अगर थोड़ा सा आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया है, मैं डिपार्टमेंट का टेबल डिस्क्राइब कर रहा हूँ। सही, डिपार्टमेंट के टेबल के अंदर ये 3 एट्रीब्यूट्स हैं और इसी तरह से मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ ईएमपी। तो ईएमपी के टेबल के अंदर भी ये डिपार्टमेंट नंबर मौजूद है। सही है, क्लियर है यहाँ तक की बात? ये मैंने अभी कोई बात समझाई नहीं है, सिर्फ सिमिलैरिटी बता रहा हूँ कि दोनों टेबल के अंदर ये दो, सॉरी, हाँ, अगर यहाँ पे देखो डिपार्टमेंट के टेबल के अंदर डिपार्टमेंट नंबर क्या है, नॉट नल के हिसाब से मैं कह रहा हूँ, और मुझे क्योंकि पता है कि इस टेबल के अंदर डिपार्टमेंट नंबर इसकी प्राइमरी की है, ठीक है। और एक टेबल की प्राइमरी की जब मैं किसी दूसरे टेबल के अंदर कनेक्ट करता हूँ, रेफर करता हूँ, इंक्लूड करवाता हूँ, तो एक टेबल की प्राइमरी की जब दूसरे टेबल में उठ के जाती है तो इट इज ट्रीटेड एज फॉरेन की। सही है, बाय द नेम गोज फॉरेन, मतलब कि ये इटसेल्फ अपने इस टेबल का एट्रीब्यूट जो है, ये टेबल का एट्रीब्यूट किसी और टेबल के अंदर वहां का प्राइमरी एट्रीब्यूट है। तो फॉरेन की एट्रीब्यूट कहता है कि एक टेबल की प्राइमरी की दूसरे टेबल के अंदर जब मैं रेफर करता हूँ तो वो वहां पे फॉरेन की कंसिडर की जाती है। कैसे होता है ये, पॉसिबिलिटी कैसे है? तो पॉसिबिलिटी हम उसकी चेक कर लेते हैं। फॉरेन की जब अगर मुझे बनानी होती है, अगर लेट सपोज जैसे कि मैंने ड्रॉ कर दूँ, सही है, और मैं क्या करता हूँ, मैं एक और टेबल अगेन मैं क्रिएट करता हूँ, क्रिएट टेबल emp अंडरस्कोर n, एम्प्लॉय नंबर जो कि नंबर टाइप का है और फॉरेन की है, सॉरी प्राइमरी की है। इसी तरीके से हर एम्प्लॉय का एक डिपार्टमेंट नंबर है। जब ये डिपार्टमेंट नंबर है मुझे फॉरेन की यानी कि इसको रेफरेंस से क्रिएट करना है, एक कनेक्शन बिल्ड करना है, तो ये कहता है कि कोई सा भी एट्रीब्यूट है उसकी रेफरेंस क्रिएट करो। ठीक है, रेफरेंस क्रिएट करने से क्या मतलब है कि जब भी मैं कोई एट्रीब्यूट किसी दूसरे एट्रीब्यूट के साथ लिंक कर रहा हूँ तो आई स्पेसिफाई, जैसे ये डिपार्टमेंट नंबर है, ये इस टेबल का है, डिपार्टमेंट नंबर अंडरस्कोर n कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा डिफरेंस हमारे पास क्रिएट हो जाए। रेफरेंसेस डेप्थ ये टेबल में टेबल क्रिएट हो गया। रेफरेंसेस या रेफरेंशियल इंटीग्रिटी मेंटेन करने से फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि हमारी डेटा की इंटीग्रेशन मेंटेन रहती है, डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन रहती है। कैसे? लेट सपोज डेटा एंट्री का एक ऑपरेटर है, वो डेटा एंट्री कर रहा है एम्प्लॉय के टेबल के अंदर, उसके बाद मैन्युअली रिकॉर्ड है, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि उसके पास एरर के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, अब वो डिपार्टमेंट नंबर 30 की जगह पे डिपार्टमेंट नंबर 60 नमपैड के अंदर 3 और 6 के अंदर ऊपर नीचे का फ़र्क है सिर्फ। ठीक है, तो उसका देयर इज़ अ हाई चांस कि वो 2 की जगह 5 प्रेस कर दे या 3 की जगह 6 प्रेस कर दे या 3 की जगह 9 प्रेस कर दे। एरर्स, व्हाट इज, सॉरी सर, सर मुझे एक बात, रेफरेंसेस वाली जब आपने लिखा है कीवर्ड, वो दोबारा एक्सप्लेन। ये कनेक्शन बिल्ड कर रहा है। अच्छा, आप लोगों ने एक्सेस यूज़ किया है? चलें छोड़ें इसको, फॉरेन की के एट्रीब्यूट का आप लोगों ने जो किया है ना उस चीज़ से समझता हूँ। यस सर किया। आप लोगों ने Yes, कनेक्शन किया है ना, तो उसके अंदर आप लोगों ने एक कनेक्शन बिल्ड किया होगा विजर्ड के थ्रू। आप लोगों ने कनेक्ट किया होगा एक टेबल के एक एट्रीब्यूट को दूसरे टेबल के एट्रीब्यूट से, एक लाइन ड्रॉ हो जाती है। जी सर।
किया था Yes, किसी ने sir. किया था? यस सर। ये क्या? Yes, sir. ये बेसिकली एक टेबल के एट्रीब्यूट को आप दूसरे टेबल के एट्रीब्यूट से कनेक्ट कर रहे थे। जी आप लोगों ने उस वक्त शायद आप लोगों को प्रॉपर्टीज नहीं पता होंगी, वही चीज को स्पेसिफिकली हम लोग यहाँ पे स्पेशलाइज फॉर्मेट के अंदर डेटाबेस के कोर्स के अंदर पढ़ रहे हैं। जो वो कनेक्शन बिल्ड हो रहा था ना, बेसिकली वो प्राइमरी फॉरेन की का रिलेशनशिप था कि एक टेबल का एक एट्रीब्यूट दूसरे टेबल के अंदर आप लोग कनेक्शन के थ्रू वहां पे रेफर कर रहे थे। अब इसके लिए ये मस्ट है, अब जब भी मैं एम्प्लॉय के टेबल EMP अंडरस्कोर n के अंदर जब भी मैं डेटा इंसर्ट कर रहा हूँ ना, इट विल ओनली अलाउ मी कि मैं 10, 20, 30 या 40 ही उसके अंदर वैल्यूज इंसर्ट कर सकता हूँ, इसके अलावा नहीं कर सकता। सही है? कैसे अभी देख लेते हैं। इंसर्ट इनटू EMP अंडरस्कोर n एम्प्लॉय नंबर कॉमा डेप्थ नंबर, यही एट्रीब्यूट्स है ना मेरे पास, दो डेप्थ नंबर अंडरस्कोर n है, सॉरी। सही है? और मैं वैल्यूज इंसर्ट कर रहा हूँ। तो अब अगर देखो तो मेरे पास 1001 कॉमा, अगर मैं यहाँ पे 50 ऐड करूंगा तो इट विल, देखो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट वायलेट हो रहा है, पेरेंट की नॉट फाउंड, मतलब 50 का जो 50 जो वैल्यू मैंने इंसर्ट की है वो यहाँ पे फाइंड नहीं हुई डिपार्टमेंट के टेबल के अंदर। डेटा की इंटीग्रिटी इस तरह मेंटेन हो रही होती है कि जब भी मैं डिपार्टमेंट नंबर के अंदर कोई भी वैल्यू इंसर्ट कर रहा हूँ, तो नाउ इट विल ओनली अलाउ मी टू इंसर्ट वैल्यू ऑफ डिपार्टमेंट नंबर विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन डिपार्टमेंट टेबल। डिपार्टमेंट के टेबल के अंदर जो डिपार्टमेंट नंबर लिखे हुए हैं वो ही मैं इंसर्ट कर सकता हूँ, उसके अलावा मैं कोई दूसरे वैल्यूज को इंसर्ट नहीं कर सकता। ठीक है? ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे पास डिपार्टमेंट के टेबल के अंदर डिपार्टमेंट 50 एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन मैं एम्प्लॉय के टेबल के अंदर मेरे पास डिपार्टमेंट 50 की भी एंट्री आ रही है। भाई ये कौन सा एम्प्लॉय है जो 50 के अंदर काम कर रहा है? ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है? कितने लोगों को ये बात समझ में नहीं आई? बेटा किसी को ये बात समझ में आई है? सर नहीं रिपीट सर, कर सर। देखेंगे तो आ जाएगी। देखेंगे तो आ जाएगी, तो जी तुमने सर। करके तो दिखाया है। नहीं नहीं सर, आई वांट टू से कि आप कहते हैं ना दोबारा देखें, जब रिकॉर्डेड लेक्चर होता है ना तो फिर अच्छे से समझ सकते हैं। अच्छा चले, जैसे आपकी मर्जी। अगर रिपीट एक बच्चे की किसी हाँ की कर आवाज दें आई आप थी कि रिपीट। रिपीट, किसी बच्चे की आवाज आई थी कि रिपीट कर दो, तो रिपीट में ये बता देता हूँ कि फॉरेन की एट्रीब्यूट की डेफिनेशन, बाय द डेफिनेशन अगर मैं बताऊं, तो एक टेबल की प्राइमरी की दूसरे टेबल के अंदर अगर मैं रेफर करूं तो वो फॉरेन की कहलाती है। ठीक है? इसका पर्पस क्या होता है? पर्पस ये होता है ये कि तो दो टेबल्स तो आपस पता में है, कनेक्ट हो जाए। जी फॉरेन की तो बाय नेम भी पता चल रहा है, और जितना मुझे याद आ रहा है ये हमने एक्सेस में भी पढ़ी हुई है। बेटा ये सारी बातें मैं पहले कर चुका हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप थोड़ा सा डिस्टर्ब ना करो तो मैं कंप्लीट कर सकूँ। अरे मैं आपको डिस्टर्ब थोड़ी कर रही, तो मेरा माइक खुला रह गया। फॉरेन की एट्रीब्यूट, जब एक टेबल का एक एट्रीब्यूट दूसरे टेबल के अंदर रेफर होता है तो हम उसको फॉरेन की एट्रीब्यूट कहते हैं। इसके लिए ये प्री रिक्विजिट जरूरी है कि जो कॉलम आप रेफर कर रहे हो दूसरे टेबल के अंदर, वो आपके टेबल के अंदर प्राइमरी की होना जरूरी है। अगर वो प्राइमरी की नहीं है तो रेफरेंस क्रिएट नहीं होगा। ठीक है? आपने प्राइमरी की भी देख ली, आपने फॉरेन की एट्रीब्यूट्स भी देख लिए। ठीक है? अब एक चीज़ है, जैसे हमने जब टेबल क्रिएशन और उसके अंदर ऑल्टर की बात की थी, तो ऐसा भी हो सकता है कि मैंने टेबल क्रिएट करते हुए इसको फॉरेन की नहीं बनाया था, या टेबल क्रिएशन के टाइम पे मैंने उसको फॉरेन की नहीं बनाया था। अब मुझे याद आया कि मैं उसको प्राइमरी की बना दूं या फॉरेन की बना दूं, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? अगर आप लोगों को ये वाला टेबल याद हो, EMP अंडरस्कोर रेप्लिका, ये प्राइमरी की एट्रीब्यूट मैंने नहीं बनाया था, एम्प्लॉय नंबर को मैंने यहाँ पे प्राइमरी की एट्रीब्यूट नहीं बनाया। सही? क्योंकि मैंने रेप्लिका क्रिएट किया था
तब मैंने आपको ये भी बताया था कि जब हम लोग रेप्लिका क्रिएट करते हैं तो उसकी कंस्ट्रेंट्स कॉपी नहीं होते। अब फॉर जब क्योंकि रेप्लिका बनाया हुआ है और मुझे इसके ऊपर कंस्ट्रेंट भी अप्लाई करना है जो कि एट द टाइम ऑफ क्रिएशन अप्लाई नहीं हुआ था, तो मैं क्या कर सकता हूँ? बहुत सिंपल सी चीज़ है, ऑल्टर टेबल emp अंडरस्कोर रैप ऐड कंस्ट्रेंट, क्योंकि मुझे कंस्ट्रेंट ऐड करना है। कंस्ट्रेंट का नाम pk अंडरस्कोर रैप, कोई भी नाम दे सकते हैं आप अपनी मर्जी से। अगर आप लोग यहाँ पे देख लो, इसका बहुत आसान सा एक सिंटेक्स गिवन भी है आप लोगों पर। प्राइमरी की आपने स्पेसिफाई किया और किस एट्रीब्यूट को आपने प्राइमरी की बनाया, आपको वो स्पेसिफाई करने की ज़रूरत है। लेट्स सपोज यहाँ पे जैसे एम्प्लॉय नंबर है, मैंने सिर्फ ये चीज़ स्पेसिफाई कर दी, टेबल ऑल्टर हो चुका है और मेरे पास ये प्राइमरी की बन चुकी है। इसी तरह से अगर मैं फॉरेन की बात करूँ तो सिमिलरली क्या होगा, ऑल्टर टेबल emp अंडरस्कोर rep add constraint fk अंडरस्कोर rep। और इनकी स्पेलिंग क्रॉस चेक कर लो। No, okay. Ito हिला रहे हैं आत्मा माइक बंद करो। Nice. देखिए फॉरेन की का एट्रीब्यूट में कंस्ट्रेंट अप्लाई कर रहा हूँ, फॉरेन की मैंने स्पेसिफाई कर दिया। रेफरेंस क्रिएट करना है, रेफरेंसेस डेप्थ ये डेप्थ नंबर टेबल के डिपार्टमेंट नंबर को स्पेसिफाई कर रहा है, वेयर एज ये डिपार्टमेंट नंबर डिपार्टमेंट के टेबल की प्राइमरी की को स्पेसिफाई कर रहा है। Invalid alter option, add constraint, foreign key, add constraint का नाम, foreign key, department number, table, department number, just a second.
सर आपने शायद कंस्ट्रेंट का कीवर्ड नहीं यूज किया था। कंस्ट्रेंट यूज किया हुआ बच्चा, ऐड कंस्ट्रेंट लिखा हुआ। कौन already existing table? फॉरेन की का मैं आपको दोबारा से स्पेसिफाई कर दूंगा। प्राइमरी की का जिस तरह से होता है वैसे ही होता है, ये स्टिल दोबारा से मैं आपको बता दूंगा। तो सिंटेक्स का एरर आ रहा है, आई डोंट नो किस वजह से ये एरर दे रहा है, जनरेट कर रहा है, कौन सा कंस्ट्रेंट इसका रेप्लिकेट हो रहा है ऑरेकल डेटा डिक्शनरी से, कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है इस वजह से। खैर आगे की चीज़ हम लोग देख लेते हैं। हमारा यूनिक का कंस्ट्रेंट किस तरह से काम करता है और चेक का कंस्ट्रेंट किस तरह से काम करता है। यूनिक का कंस्ट्रेंट ये कहता है हमसे कि जिस भी एट्रीब्यूट के ऊपर मैं यूनिक अप्लाई करूँगा वो थ्रू आउट द कॉलम वो एट्रीब्यूट की वैल्यूज़ मेरे पास रिप्लिकेट नहीं हो सकेंगी। जैसे लेट्स सपोज 4 नंबर है, वो नल तो हो सकता है बट वो रिपीट नहीं हो सकता। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं एंटिटी लेवल कंस्ट्रेंट की एग्जांपल है, यहाँ पर एक चेक का कंस्ट्रेंट है जो कि एंटिटी लेवल कंस्ट्रेंट होता है। अगर मैं करना चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ कि अगर मैं किसी एट्रीब्यूट के ऊपर चेक का कंस्ट्रेंट अप्लाई करूँ तो वो बिफोर इंसर्शन हमेशा उसकी वैल्यू को चेक करेगा। जब भी इंसर्शन अपडेशन या डिलीशन परफॉर्म हो रही होगी तो वो उसके क्राइटेरिया को चेक करेगा जो कि मैंने यहाँ पर चेक के अंदर ऑलरेडी डिस्क्राइब किया हुआ है। अगर मैंने कोई चेक का अगर मैंने किसी एट्रीब्यूट के ऊपर चेक का कंस्ट्रेंट लगाया हुआ है, इम्प्लीमेंट किया हुआ है, और उसके बाद मैंने एट्रीब्यूट के ऊपर कोई क्राइटेरिया स्पेसिफाई करूँगा, जैसे लेट्स सपोज डेट इन सिस्टम शुड नॉट बी लेस देन और इक्वल टू टुडेज डेट, गेट डेट का फंक्शन है जो कि आज की सर्वर डेट डिफाइन करेगा। तो वो जो है तो वो गेट डेट का फंक्शन हमें सर्वर की डेट रिटर्न कर रहा होगा, तो वो उससे लेस देन या इक्वल टू नहीं होनी चाहिए। सही। जो आज की लैब के टास्क हैं, मतलब लैब नंबर 7 के टास्क हैं, लैब नंबर 7 के टास्क हैं वो ये है, क्रिएट अ टेबल डिपार्टमेंट, उसके अंदर डिपार्टमेंट का नाम, नया टेबल क्रिएट करना। अच्छा, ये टास्क तो हम लोग आप लोग होपफुली कर ही लोगे, देख भी लोगे, और क्योंकि जो हम लोगों ने चीज़ की है वही चीज़ है। दो चीज़ें एडिशनल आप लोगों को बतानी है। मैं एक नया सेशन क्रिएट कर रहा हूँ, वो लाजमी तौर पे कर लीजिएगा क्योंकि वो क्विज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ थोड़ा सा जल्दी से एक नया सेशन में जो क्रिएट कर रहा हूँ उसके अंदर ज्वाइन करें, फिर हम लोग देखते हैं।
ये जो है क्या कहते हैं जो हम लोग यूजर्स क्रिएशन देखते हैं आज हम लोगों ने, और उसके अंदर जो चीज़ हम लोगों ने कंसिडर करनी है या ये देखना है कि जैसे हम लोग स्कॉट के यूज़र के अंदर काम कर रहे हैं, तो अगर हम लोग अपना कोई सा स्कीमा क्रिएट करना चाहें या स्कीमा नया डेवलप करना चाहें तो वो किस तरह से कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम लोग को नया यूज़र क्रिएट करना है तो हम लोग सिस के यूज़र से कनेक्ट करेंगे। सिस ठीक है, कनेक्ट sys/lab admin786 ये तो मेरा कनेक्शन क्रिएट हो चुका। ठीक है, अब देख लेते हैं कि यूजर क्रिएट कैसे करते हैं, यूजर के राइट्स क्या होते हैं, एक यूजर के फंडामेंटल राइट्स कौन से होते हैं और यूजर क्रिएट करने की जरूरत क्या होती है। थोड़ा सा एग्जाम्पल को समझने की कोशिश कीजिएगा। वो ये कि लेट सपोज आप इम्तियाज जाते हो, तो इम्तियाज पे जो कैशियर है क्या वो इन्वेंट्री को देख सकता है, मतलब इन्वेंट्री को जो भी गोडाउन के अंदर चीज़ें आ रही हैं वो इन्वेंट्री के अंदर राइटिंग कैशियर कर रहा होता है या कोई दूसरा बंदा कर रहा होगा, डेटा एंट्री के लिए रखा होगा या मैनेजर लेवल के ऊपर कोई दूसरे लोग रखे हुए होंगे जो कि स्टॉक मेंटेनेंस के लिए, तो वो लोग हैंडल कर रहे होंगे या वो कैशियर जहाँ पे आप जो बिल चेकआउट कर रहे होते हो वो कर रहा होगा। सर इन्वेंट्री कोई और मैनेज कर रहा होगा। डेफिनेटली। इसी तरीके से क्या आपके मैनेजर को ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट एंड लॉस नजर आ रहा होगा उस इन्वेंट्री मैनेजर को? नहीं सर, वो स्टॉक मैनेज कर रहा होगा। वो स्टॉक मैनेज कर रहा होगा, उसको प्रॉफिट एंड लॉस उसको नजर नहीं आ रहा होगा। लेकिन अगर एक मैं डिफरेंट लेवल्स आपको बता रहा हूँ कि देखो जो कैशियर है उसको सिर्फ इन्वेंट्री का एक व्यू मिला हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ जब वो चेकआउट के ऊपर चीज़ें आपका बिल जनरेट कर रहा है तो वो स्टॉक के अंदर से आइटम्स को माइनस करता चले जा रहा है, ठीक है, और एक बिल जनरेट कर रहा है। उसके पास सिर्फ एक वही विंडो है जिसके ऊपर वो काम कर सकता है, वो स्टॉक को अपडेट नहीं कर सकता। सही। अब देखो स्टॉक को अपडेट कैसे नहीं कर सकता, वो इस तरीके से कि अगर आप लोग सुपरमार्ट्स वगैरह के अंदर जाते हो तो जो रिटर्न का काउंटर होता है, जो एक्सचेंज के लिए काउंटर होता है, वो डिफरेंट काउंटर होता है, उसके पास वो राइट्स ही नहीं है। कैशियर के पास जो चेकआउट बिल बना रहा है उसके पास वो राइट्स ही नहीं है तो वो ये काम कर सके, तो वो स्टॉक की अपडेशन नहीं कर रहा होता। सेकेंडली, जो स्टॉक की मेंटेनेंस कर रहा है उसके पास सिर्फ और सिर्फ इन्वेंट्री का व्यू है, उसे नहीं पता कि कंपनी के अंदर कंपनी की कितनी सेल हो रही है, कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, ये तमाम चीज़ उसको नज़र नहीं आती। इसी तरीके से ये डिफरेंट लेवल्स के रूल्स हैं जिनके पास डिफरेंट राइट्स होते हैं। ठीक है, इसी तरह से ओरेकल के अंदर भी हमारे पास डिफरेंट यूजर्स होते हैं। सही। और यूजर्स से मुराद है जैसे ये सिस का यूजर है, ये पावरफुल यूजर है, ठीक है, जो कि डीबी है। अब हमारे पास हमारी कंपनी के अंदर हर बंदा डीबीए नहीं होता, या हमारे डेटाबेस के अंदर हर यूजर को हम लोग डीबीए के राइट्स नहीं देते। ठीक है, जैसे स्कॉट है, स्कॉट भी एक अच्छा है, उसके पास भी जो राइट्स हैं फंडामेंटल राइट्स हैं, क्रिएट वगैरह के सारे चीज़ें अपने यूजर। तो इसी तरीके से अगर मैं कहूँ, एक होते हैं सिस्टम लेवल प्रिविलेजेस और एक होते हैं यूजर लेवल प्रिविलेजेस। ठीक है, ये लिखते जाओ अपने पास थ्योरेटिकली, अगर कहीं पे बुक पे कॉपी पे लिखना है, क्योंकि ये जब आप लोगों का प्रोजेक्ट का वाइवा हो रहा होगा तो उसके अंदर ये पॉइंट्स थोड़े से कंसिडर किए जाएंगे, पूछे जाएंगे, तो आप लोगों को याद होने चाहिए। ठीक है, सिस्टम लेवल प्रिविलेजेस क्या होते हैं एक यूजर के? अगर मैं यूजर क्रिएट करता हूँ, क्रिएट यूजर मारूफ आइडेंटिफाइड बाय, ये इसका पासवर्ड मैं सेट कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 लेट्स सपोज। ठीक है, मेरा यूजर क्रिएट हो गया, क्या मैं इसको कनेक्ट कर सकता हूँ? अगर देखो तो ये क्या कह रहा है, यूजर मारूफ लैक्स क्रिएट सेशन राइट्स, क्रिएट सेशन प्रिविलेज, लॉग इन डिनाइड हो गया। ठीक है, मसला ये नहीं है, मसला ये उसके पास कोई भी प्रिविलेज है ही नहीं। ये अभी जो आपने डेटा डिक्शनरी के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक यूजर क्रिएट किया है जो कि ऑरेकल की डेटा डिक्शनरी के अंदर यूजर के पास यूजर बना है, उसकी डिक्शनरी के अंदर सिर्फ एक नोट डेवलप हुई है कि एक नया यूजर ऐड हुआ, बट ये यूजर अभी कुछ भी नहीं कर सकता। अगर
एक यूजर के फंडामेंटल प्रिविलेजेस की बात करें तो एक यूजर के पास 3 फंडामेंटल प्रिविलेजेस होते हैं, दैट इज कनेक्ट, रिसोर्स और टेबल स्पेस। कनेक्ट क्या करता है? कनेक्ट आपको सेशन क्रिएट करने के राइट्स देता है। दोबारा से मैंने उस पर कनेक्ट किया। अब मैं यूजर को फंडामेंटल प्रिविलेजेस दे रहा हूँ, तो मैं ग्रांट दूंगा, ग्रांट कनेक्ट। ये भी मैं सिस्टम लेवल प्रिविलेजेस की बात कर रहा हूँ। ग्रांट कनेक्ट रिसोर्स अनलिमिटेड टेबल स्पेस। टेबल स्पेस अनलिमिटेड मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि वो जो भी डेटा इंसर्शन वगैरह हो वो उसके लिए पॉसिबिलिटी है, उसके बाद स्पेस। ये 3 फंडामेंटल प्रिविलेजेस हैं जो कि हम लोग एक नॉर्मल यूजर को देते हैं। ग्रांट ऑल प्रिविलेजेस या ग्रांट डीबीए टू अ यूजर करोगे ना, या टू मारूफ या कोई दूसरा यूजर जो आपने क्रिएट किया, तो वो पावरफुल यूजर बन जाता है। और जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी कि कैशियर है, अलग है, उसके पास उसका अलग रोल है, उसके बाद अलग प्रिविलेजेस होते हैं। इसी तरीके से अगर वो है, मेरे पास कैशियर है, तो उसके बाद अलग प्रिविलेजेस होंगे, सही। तो हम लोग हर यूजर को ऑल प्रिविलेजेस नहीं देते, ठीक है। 3 फंडामेंटल, जब भी आपको यूजर बनाओगे उसको 3 फंडामेंटल प्रिविलेजेस दोगे, कनेक्ट, रिसोर्स और अनलिमिटेड टेबल स्पेस। कनेक्ट का पर्पस क्या होता है? ताकि वो सेशन क्रिएट कर सके, वो ओरेकल की मशीन यूज कर सके, ओरेकल के रिसोर्सेज को यूज कर सके। रिसोर्स जो कि हमारे पास फिजिकल सिस्टम के रिसोर्स को यूज कर सके, रैम वगैरह जो भी उसको चाहिए, स्पेस चाहिए, तो वो मिल सके। अनलिमिटेड टेबल स्पेस या टेबल स्पेस, अगर आप लिमिटेड जितने 100 MB देना चाहते हो या 200 MB देना चाहते हो, 500 देना चाहते हो, वो भी आप स्पेसिफाई कर सकते हो। बट यूजुअली हम लोग अनलिमिटेड टेबल स्पेस इसलिए देते हैं ताकि डेटा हमारा लॉस्ट ना हो। अगर किसी पॉइंट पे आके हमारी स्पेस फुल हो गई है और फिर भी डेटा इंसर्शन हुई है, तो वो हमारी इंस्ट्रक्शन का जो डेटा है वो लूज ना हो, इसलिए हम लोग अनलिमिटेड टेबल स्पेस देते हैं। हमारे पास स्पेस का आजकल इतना इशू नहीं होता, आजकल हम लोग स्पीड के ऊपर काम कर रहे हैं कि हमारी स्पीड की तो इंस्ट्रक्शन सर ये ग्रांट करने के बाद हमारे पास यूजर अपने टेबल्स बना सकते हैं, अपने टेबल्स बिल्कुल मॉडिफाई भी कर सकते सब कुछ कर सकता है, अपने टेबल बना सकता है, अपने टेबल मॉडिफाई कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। हैं, लेकिन इससे सिर्फ अपना जो ऑलरेडी हमारे पास सिस्टम में है उसके साथ कुछ नहीं कर सकता। उसके साथ करने के लिए ये सिस्टम लेवल प्रिविलेजेस है। वो फिर यूजर सही। लेवल प्रिविलेजेस की बात होती है कि लेट सपोज अगर मुझे एक दूसरे यूजर के टेबल्स के ऊपर कोई काम करना है, अगर जी लेट सपोज जैसे जी। स्कॉट का यूजर है, मुझे स्कॉट के टेबल हम्म, को एक्सेस करना है, जैसे ईएमपी का टेबल है ना स्कॉट के अंदर, सही है? जी सर। और मुझे उसको एक्सेस करना है, तो मैं उसकी एग्जांपल दिखा देता हूँ। कनेक्ट मारूफ स्लैश 1 2 3 4 5, ये इसका पासवर्ड था। कनेक्ट हो गया, पहले ये सेशन डिनाइड कर रहा था, लॉगिन डिनाइड कर रहा था, सेशन प्रिविलेजेस जी। देता है। अब कनेक्ट कर रहा है क्योंकि मैंने कनेक्ट के इसको प्रिविलेजेस दे दी। अब लेट हम्म, सपोज मुझे एक रेप्लिका मैं अगेन क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। मैं कहता हूँ क्रिएट टेबल emp as select static from। सर EMP तो ऑलरेडी होगा ना? emp यहाँ पे नहीं है बेटा, emp अच्छा स्पॉट के अंदर है, सही है। ओके। अब देखो ये emp does not exist, टेबल select static from emp, ये emp है तो इसको मिला ही नहीं। अब लेट सपोज आप कहोगे कि ऊपर emp आप बना रहे, नीचे emp कंफ्यूजन है, तो मैं इसको थोड़ा चेंज भी कर देता हूँ, emp 1 कर देता हूँ, ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। भी वही एरर है, टेबल का एग्जिस्ट नहीं करता। बेसिकली ये टेबल किस में एग्जिस्ट करता है? emp का टेबल स्कॉट में। चलो, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रेफर करते हैं पूरा का पूरा टेबल, हम लोग रेफर करते हैं क्रिएट टेबल, सॉरी emp1 as scott डॉट emp, स्कॉट के अंदर जो emp का टेबल है उसको रेफर करो। अभी भी नहीं बना। हाँ भाई, क्या मसला है? तो सर ये एक्सेस नहीं है ना उसको ग्रांट? एग्जैक्टली अभी हमारे पास ये प्रिविलेजेस नहीं है कि हम दूसरे यूजर के अंदर जाके उसके ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस कर सकें, व्यू कर सकें, या इंसर्शन डिलीशन अपडेशन कर सकें, वो प्रिविलेजेस मेरे पास नहीं है।
ये होते हैं यूजर लेवल प्रिविलेजेस, जो कि आपको एक यूजर असाइन करता है, ठीक है। अगर मुझे स्कॉट के यूजर के कुछ ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस करना है तो मैं स्कॉट के यूजर के अंदर जाऊंगा और वहां से मैं ये प्रिविलेजेस दूंगा। लेट सपोज अब मुझे सेलेक्ट के राइट्स देने हैं सिर्फ और सिर्फ मारूफ को, तो मैं ग्रांट सिर्फ और सिर्फ सेलेक्ट करूंगा। यूजर लेवल प्रिविलेजेस आप पावरफुल यूजर से भी दे सकते हो, लेकिन यूजर लेवल प्रिविलेजेस जिस यूजर के ऑब्जेक्ट्स हैं उसी से देने चाहिए। जैसे इसकी एग्जांपल सिस्टम से नहीं, सिस्टम से देना कन्वेंशनली जो है ना बैड प्रैक्टिस के अंदर कंसिडर किया जाता है, ठीक है। आप दे सकते हो, आप दे सकते हो, सिस्टम पावरफुल यूजर है, आप दे सकते हो, लेकिन ये बैड प्रैक्टिस कंसिडर की जाती है। अब उसकी एग्जांपल छोटी सी सुनो। आप लोग क्लास के अंदर 50 बच्चे हो, ठीक है, मैं आप लोगों का टीचर हूँ, तो अगर किसी बच्चे को लेट सपोज इमरजेंसी में किसी के फोन की जरूरत है, तो आप क्या करोगे? लेट सपोज जीरक को 7 के फोन की जरूरत है, तो जीरक क्या करेगा? 7 से फोन मांगेगा, ऐसा ही है? जी सर। ठीक है, जीरक बीइंग अ यूजर इज आस्किंग अनदर यूजर, नॉट मी, मैं क्लास का टीचर हूँ, लेकिन वो मुझसे नहीं मांगेगा। वो किससे राइट्स मांग रहा है फोन यूज करने के? जो उसका ओनर है उस ऑब्जेक्ट का, ऐसा ही है। 7 का फोन है, आप 7 से उसकी परमिशन मांगोगे। जी सर। तो इसी तरीके से अगर मुझे सिस्टम लेवल, मैं ये काम सिस्टम लेवल से भी कर सकता था, सिस्केट्स को भी राइट्स दे सकता हूँ। जैसे अगर जीरक मुझसे फोन मांगता, मुझसे कहता कि सर मुझे 7 का फोन यूज करना है, तो बीइंग द टीचर ऑफ द क्लास अगर मैं अलाउ करता उसको, तो वो लेके जा सकता था 7 का फोन अगर इमरजेंसी है, लेट सपोज। बट इट इज अ बैड प्रैक्टिस ना फॉर मी एज वेल, कि मैं बीइंग द टीचर मैं कह दूं कि यार आप 7 का फोन यूज कर लो। इट इज अ बैड कन्वेंशन टू फॉलो दैट। 7 की ओनरशिप है उस ऑब्जेक्ट की, 7 से पूछना चाहिए कि 7 क्या वो तुम्हारा फोन यूज कर ले। सही है, सेम बिल्कुल। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे ओरेकल के अंदर भी यही चीज कंसिडर की जाती है कि जिस ऑब्जेक्ट की ओनरशिप है वही ऑब्जेक्ट की ओनरशिप, जिसकी ओनरशिप है वही बंदा उसके प्रिविलेजेस या राइट्स दे। लेट सपोज अगर मुझे सेलेक्ट के राइट्स चाहिए, ठीक है, बीइंग इन ओरेकल ग्रांट सेलेक्ट कॉमा इंसर्ट कॉमा अपडेट ऑन EMP टू मारूफ। किस टेबल के ऊपर? मुझे सेलेक्ट के मैं राइट्स दे रहा हूँ, इंसर्ट के राइट्स दे रहा हूँ, अपडेट के राइट्स दे रहा हूँ, मैं डिलीशन के राइट्स नहीं दे रहा। किस पर? EMP के टेबल के ऊपर। किसे दे रहा हूँ? मारूफ को। होपफुली यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ आ गई। अब अगर मैं मारूफ को कनेक्ट करता हूँ, अब अगर मैं क्रिएशन की जो मेरी कमांड थी, क्रिएट टेबल EMP1 हैज सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम scott.emp, टेबल क्रिएट हो गया scott.emp, सही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे सिर्फ सिंपल EMP लिखता तो भी उसको ये चीज नहीं मिलती। लेट सपोज मैंने EMP2 क्रिएट कर रहा हूँ एज सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम EMP। अगर मैं करता हूँ सिंपली EMP लिखूंगा तो उसको नहीं पता, क्योंकि जब आप नॉर्मल टेबल रेफर कर रहे होते हो तो वो अपने ही स्कीमा के अंदर ढूंढता है। जब ऑब्जेक्ट आपका किसी दूसरे स्कीमा के अंदर मौजूद है तो आपको उसके यूजर नेम के साथ, उसके स्कीमा के नेम के साथ रेफर करना पड़ता है, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर किया। क्लियर है यहाँ तक की बात? यस सर। अच्छा, मैंने इंसर्ट के राइट्स दिए थे, अपडेट के राइट्स दिए थे, डिलीट के राइट्स नहीं दिए थे, सही है। अगर मैं डिलीशन परफॉर्म करूंगा तो वो नहीं होगा। सेलेक्ट मैंने करके दिखा दिया आप लोगों को, सही है। तो ये चीज आप लोगों को होपफुली समझ में आ गई होगी। इंसर्शन जब हम लोग DML वगैरह पढ़ रहे होंगे तो हम लोग एक यूजर से दूसरे यूजर के अंदर इंसर्शन कैसे कर सकते हैं, अपडेशन कैसे कर सकते हैं, वो लैब नंबर 8 के अंदर जब हम लोग पढ़ेंगे तो वो मैं उसके अंदर आप लोगों को समझा दूंगा। एक और चीज जो कि आज की लैब की लास्ट चीज है वो ये है कि हमारे पास कुछ चीजें होती हैं कमिट, एक चीज होती है कमिट और एक चीज होती है रोल बैक, सही है। अच्छा, कितने लोगों ने सेव पॉइंट्स क्रिएट किए अपनी विंडोज के अंदर? सेव पॉइंट का आइडिया है किसी को? नहीं सर।
नहीं आइडिया। अच्छा, आवाज के एंटीवायरस कितने लोगों ने इंस्टॉल किया? किया था। क्या? अच्छा, अभी अगर मैं आप लोगों से एक बात कहूँ, मतलब आवाज के एंटीवायरस के अंदर जाना और उसके अंदर जब आप लोग, अच्छा विंडोज रीस्टोर कितने लोगों ने किया खुद से? क्या कहते हैं, विंडोज अगर रीस्टोर करने की बात करें या रिपेयर करने की बात करें, किए किसी ने? मैंने किया। किए। तो उसके अंदर रीस्टोर पॉइंट्स होते हैं। एक कस्टम होता है और डिपेंड करता है। रीस्टोर पॉइंट्स होते हैं इस तरीके से कि जो आपकी लास्ट इंस्टॉलेशन होती है ना, वो हमेशा जब भी विंडोज के अंदर आपको इंस्टॉलेशन करते हो ना, तो वो एक रीस्टोर पॉइंट बना देता है कि आज ये इंस्टॉलेशन की, इसके बाद जितनी भी चीज़ें हैं वो एक नॉर्मल सेव तो हैं, बट अगर आप कभी रिपेयर करोगे या किसी बैक डेट पे जाना चाहोगे अपने सिस्टम को, मतलब कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, कोई ख़राब हो जाती है, और अगर रीस्टोर करने जाते हो तो जो लास्ट इंस्टॉलेशन होती है ना, वो उसका रीस्टोर पॉइंट बन जाता है ऊपर। सही। इसी तरीके से जब हम लोग सिस्टम के अंदर बात करें तो ये भी एक कमिट हमारे पास एक तरह से रीस्टोर पॉइंट बन जाता है। रीस्टोर पॉइंट क्रिएट कर देता है कमिट कंप्लीट। अब इसके बाद जितनी सारी चीजें मैंने की है ना, वो नॉर्मली मेरे पास होंगी नहीं। सही है। अब लेट सपोज अगर मैं ये करता हूँ कि insert into emp1 employee number comma employee name comma salary, तो मैं कहता हूँ values 01 comma जो वर्चुअल वैल्यू है मैं कह देता हूँ मारूफ, एंड मैं कहता हूँ उसकी सैलरी क्या है, मैं कहता हूँ 1000 whatever। कमिट मैंने कहाँ तक किया था? जो मैंने स्कॉट का ईएमपी टेबल क्रिएट किया, ठीक है। अगर अभी मैं सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ईएमपी 1 करूंगा तो उसमें कितनी रोज आ रही है? 15 रोज आ रही है। अगर मैं यहाँ से रोल बैक कर देता हूँ और अब मैं सेलेक्ट करता हूँ सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, मेरे पास 14 रोज आ रही है, क्योंकि मैंने कमिट जो किया था वो सिर्फ और सिर्फ क्रिएशन के टाइम पे ही मैंने किया था। जब मैंने ये इंसर्ट किया उसके बाद मैंने कमिट नहीं किया था, और जब मैंने रोल बैक चलाया तो वो अपने पिछले रीस्टोर पॉइंट पे जा चुका है जहाँ पे मैंने लास्ट कमिट अप्लाई किया था। अच्छा, एसक्यूएल प्लस के अंदर जब आप एग्जिट करते हो ये क्रॉस साइन के ऊपर, तो आज की जितनी भी आपने चीजें की हुई हैं, जो भी आपने स्ट्रक्चर लेवल के ऊपर जो भी सारी चीजें की हैं स्ट्रक्चर लेवल के ऊपर या डेटा मैनिपुलेशन के अंदर, वो तमाम चीजें आपकी ऑटो कमिट के ऊपर होती है। जब आप क्लोज करते हो तो वो ऑटो कमिट हो जाती है। सर रोल बैक से क्या हुआ था? यहाँ तक की बात हमारी कंप्लीट हो गई। अगर मैं लेट सपोज एक इंसर्शन अप्लाई करता हूँ, सर रोल बैक क्या होता है? रोल बैक मतलब क्या कर रहा है? तो रोल बैक देखो ना, पिछले रीस्टोर पॉइंट या पिछले कमिट पॉइंट तक लेके चले गया था। मैं अभी दोबारा से करके दिखा देता हूँ, ठीक है। एक और चीज़ मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 1002 की एक एंट्री कर देता हूँ। कौन है? रोल बैक इज लाइक अंडू। जी बेटा साथ, रोल बैक इज लाइक अंडू, लेकिन वो रीस्टोर पॉइंट तक, लास्ट रीस्टोर पॉइंट तक की बात कर रहा हूँ मैं। लेट सपोज मारूफ के बाद मैं कहता हूँ ये बिलाल की एंट्री आ गई, सही है। और इसके बाद मैं करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे अब मैंने 2 एंट्रीज की हैं, सही है, और अब मैं कमिट कर रहा हूँ, सही है। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ईएमपी, सॉरी EMP1, मेरे पास 16 रोज है। मारूफ और बिलाल की एंट्री आ रही है। मैंने कमिट कहाँ तक किया? मारूफ और बिलाल तक मैंने कमिट किया। मैं एक और इंसर्शन कर रहा हूँ, सही है। 1003
और मैं यहाँ पे एंट्री कर रहा हूँ तलहा। सही। एक और रो जनरेट हो चुकी है। मेरे पास टोटल कितनी नई रोज जनरेट हुई? 3 रोज जनरेट हो चुकी है, बिलाल, मारूफ और तलहा। कमिट मैंने किन 2 रोज के बाद किया था? बिलाल और मारूफ के बाद मैंने कमिट किया था, और थर्ड रो मैंने उसके बाद जनरेट किया। अब अगर मैं रोल बैक जनरेट करूंगा तो वो क्या करेगा? लास्ट कमिट पॉइंट तक लेके चले जाएगा। रोल बैक कंप्लीट हो गया। अब अगर आप देखो, देखो वो लास्ट कमिट पॉइंट तक लेके चली गई, जो कि हमारे पास 2 रोज जनरेट की। कितने लोगों को ये बात क्लियर है? सर अब एक बार और रोल बैक करेंगे तो क्या होगा? दोनों कुछ भी नहीं एक होगा, साथ कुछ गायब भी है? नहीं, कुछ भी नहीं होगा। लास्ट कमिट पॉइंट तक जाती है वो बात। सही, सारे चेंजेस परमानेंट होते हैं ना? कमिट और रोल बैक की बात करो, कमिट की जी, बात करो। मतलब कमिट हाँ, कर दोगे मतलब तो रन वो टाइम परमानेंट हो जाएंगे। अच्छा परमानेंट देखो, हो गया ना? अभी ये परमानेंट नहीं है, ठीक है? जैसे ये हम्म सेशन चल रहा है ना, तो अभी ये परमानेंट हम्म चेंजेस नहीं है। अगर अभी मैंने जैसे रोल बैक किया, वो तलहा हम्म, की मैंने एंट्री की थी, थर्ड एंट्री जो मैंने की तलहा की, और मैंने उसके जी बाद रोल बैक चलाया, तो वो रोल बैक हो हम्म गई, वो रिवर्ट हो गई वो एंट्री, वो डेटा मैनिपुलेशन की जो कमांड थी वो रिवर्ट हो गई ना। दैट मीन्स इट इज नॉट परमानेंट येट। लेकिन अगर मैं एग्जिट कर देता, तो मैंने आपको बताया ना कि जब मैं एग्जिट करता हूँ ऑरेकल एसक्यूएल प्लस, तो इट हम्म, ऑटो कमिट्स द एग्जीक्यूशन व्हिच आई हैव परफॉर्म्ड राइट नाउ। ओके, ठीक है, सही। यहाँ तक की सर बात और clear? ये अपना सिस्टम रिस्टोर पॉइंट का क्या मतलब था? अच्छा, सिस्टम रीस्टोर पॉइंट मैंने एक एग्जांपल देने की कोशिश की थी कि जिस तरह से सिस्टम रीस्टोर पॉइंट होता है, इसी तरीके से यहाँ पे कमिट जो है ना वही काम कर रहा होता है। 3 चीजें अच्छा, होती हैं, सेव पॉइंट होता है, कमिट होता है और रोल बैक होता है। ठीक है, जो साद ने अभी सवाल पूछा था ना कि सर अगर मैं एक और मरतबा रोल बैक करूंगा तो वो क्या ये दोनों एंट्रीज को भी रिवर्ट कर देगा या नहीं करेगा? तो देखो, कमिट के बाद ना ये चीज पॉसिबल नहीं होती, सही है? लेकिन अच्छा, अगर आप सेव पॉइंट्स जनरेट करोगे ना, तब पॉसिबल होता है सही कि रिवर्ट किस लेवल तक लेके जाना है। सही है, सही। होपफुली यहाँ तक की बात क्लियर होगी। और जो हमारी आज की लैब है वो भी आप लोग के लैब एग्जाम के तरफ इंक्लूडेड है। होपफुली आप लोग तैयारी कर लेंगे। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह थर्सडे को आप लोग का लैब एग्जाम होगा ड्यूरिंग नेक्स्ट वीक है? लैब टाइमिंग्स। जी बिल्कुल नेक्स्ट वीक है इंशाल्लाह। आज 11th है ना, आज 5th है ना, जी तो सर। 12th को होगा आप लोगों का लैब एग्जाम इंशाल्लाह। और क्या कहते हैं, आप लोगों का जो लैब एग्जाम है वो लैब नंबर 7 तक इंक्लूडेड है, अलॉन्ग साइड ये जो मैंने एडिशनल चीज़ें बताई हैं, इनमें से भी कोई भी चीज़ मैं पूछ सकता हूँ, चाहे वो यूजर वेरिएशन हो, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स हो, कुछ भी हो, तो मैं परफॉर्म करवा सकता हूँ आप लोगों से। ठीक है, टाइमिंग्स टाइमिंग्स बेटा, लैब टाइमिंग्स के अंदर आप लोगों का लैब एग्जाम होगा। लैब में ऑब्वियस बात है, जिस तरह से आप लोगों का पेपर होता है उसी तरीके से आप लोगों का लैब एग्जाम होगा। पेपर सेक्शन के अंदर अपलोडेड होगा, और 8:30 से 9:30 का टाइम होगा, या 9:30 8:30 से 11:30 का टाइम होगा, जितने टाइम पीरियड के लिए भी जो यूनिवर्सिटी अलाउ करेगी वो उस हिसाब से उन 3 घंटों के लिए या 1 घंटे के लिए अलाउ होगा। वो चीज़ मैं इंशाल्लाह संडे तक अपडेट भी कर दूंगा आप लोगों को फर्दर। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो बता दो या पूछ लें। सर ये रोल बैक और ये जो अभी आपने लास्ट सेशन में जितनी चीज़ें पढ़ाई ये भी इंक्लूडेड बिल्कुल है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रोल बैक, कमिट और यूजर क्रिएशन, ये 3 चीजें तो पढ़ाई हैं, इसमें क्या है? ठीक है। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? बाकी वैसे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सेशन को सिर्फ और सिर्फ लॉग इन करके जा चुके हैं। नो सर सुनने सही, सर हाँ। ठीक, थैंक यू बच्चे।